ये देखिए जी, हमने लास्ट टाइम अक्टूबर नवंबर 2021 का जो वेरिएंट 2 था पेपर 2 का, वो हमने उसका सेक्शन ए देखा था और मैंने बताया था कि उसको अटेम्प्ट कैसे करते हैं। अच्छा, अब एक चीज आपके ध्यान में और होनी चाहिए कि आपको हमेशा ना इस टाइप का सवाल जरूर आता है। ये वाला जो सवाल है ना, इस तरह का सवाल वो जरूर देते हैं, यानी कि टेबल में कोई वेरिएबल दो दिए होते हैं तो वो कहते हैं कि इनको आप कंपैरिजन करके बताएं। यहाँ तो खैर इंडिया की पोजीशन पूछ रही है ना, जैसे ये आपको सवाल मस्ट आना है सेक्शन ए में। तो इसमें आपने करना क्या होता है कि आपने रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना होता है, मतलब कि कहाँ पर पॉजिटिव रिलेशन है दो वेरिएबल्स का, कहाँ नेगेटिव रिलेशन है, कहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू आ रही है, कहाँ लोएस्ट आ रही है, और उसका रीजन क्या है। और एक बात और कि इसमें एक ना एक एक्सेप्शन जरूर होती है, यानी कि आप जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे हो वो हो रहा है, लेकिन किसी एक या दो कंट्रीज में वो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं हो रहा, और इसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन। तो पेपर में आपने एक्सेप्शन भी फाइंड आउट करनी है कि ये एक या दो कंट्रीज हैं जिनमें जो मैं रिलेशनशिप बता रहा हूं वो एस्टेब्लिश नहीं हो रहा, जिनमें हो रहा है उसमें बताएं और रीजन दें कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो ये जरूरी है कि रिलेशनशिप आपने जब बताना है दो वेरिएबल्स के दरमियान तो आपने रिलेशनशिप एस्टेब्लिश तो करना है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि जिस मुल्क में लिटरेसी रेट ज्यादा है, फर्ज किया दो वेरिएबल्स आपको दिए हुए हैं, एक लिटरेसी रेट और एक आपको दिया हुआ है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब उन्होंने कहा जी बताएं इनमें क्या रिलेशनशिप है। तो आपको नजर आ रहा है कि ये कंट्री है जिसका लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है, इसका जीडीपी भी सबसे ज्यादा है। अच्छा, ये कंट्री है जिसका लिटरेसी रेट सबसे लो है और इसका जीडीपी भी सबसे लो है। और ये करने बताने के बाद आप इसका रीजन देंगे कि भाई अगर लिटरेसी रेट ज्यादा है इसका मतलब वहां की जो वर्क फोर्स है वो ज्यादा प्रोडक्टिव है, वो ज्यादा स्किलफुल है, तो इसकी वजह से वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाते हैं जीडीपी में, इस वजह से उस कंट्री की जीडीपी ज्यादा हो जाती है। एंड वाइस वर्सा, जहाँ पे जो लिटरेसी रेट लो है वालेकुम सलाम, वहां ऑपोजिट हो जाता है। ये बताएंगे। उसके बाद आपको लाजमी पेपर में एक ना एक एक्सेप्शन जरूर दी होगी। क्या मतलब कि एक कंट्री जिसका लिटरेसी रेट तो इतना हाई नहीं है लेकिन उनका जीडीपी जो है वो हाई है। बात क्या समझ रहे हैं? जीडीपी जो है वो इतना हाई नहीं है, सॉरी लिटरेसी रेट इतना हाई नहीं है लेकिन जीडीपी हाई है, तो वो एक्सेप्शन आपको बतानी पड़ेगी उसमें। और उसमें रीजन क्या हो सकता है, जैसे कि आप कहें जी इनका लिटरेसी रेट तो लो है लेकिन यहाँ पर क्योंकि अज्यूम करेंगे ना कि यहाँ ये मशीन इस्तेमाल करती हैं, कैपिटल इंटेंसिव है, तो कैपिटल इंटेंसिव अगर प्रोडक्शन हो रही है तो उसमें स्किल जो है वो उतनी चाहिए नहीं होती, तो मैन पावर चूंकि कम इस्तेमाल होती है और रेस्ट ऑफ द वर्क या मेजोरिटी ऑफ द वर्क जो है वो मशीन करती हैं, इसलिए इस मुल्क की जीडीपी ज्यादा है बावजूद इसके के लिटरेसी रेट लो है। तो आपको ये एक्सेप्शन है, तो एक एक्सेप्शन लाजमी दी होगी आपको पेपर में जब भी टेबल दिया होगा, और उस एक्सेप्शन को आपने आइडेंटिफाई करना है, ये याद रखना है। यानी कि हाई और लो वैल्यूज बताने के बाद उनका रीजन बताने के बाद कि ये क्यों हाईएस्ट लेवल पे है या लोएस्ट पे है, या ये रिलेशनशिप पॉजिटिव क्यों है या नेगेटिव क्यों है, रीजन देने के बाद एक्सेप्शन को भी पकड़ना है और उसका भी रीजन देना है। अच्छा, आगे हम चलते हैं जो हमारा रह गया था जी। सर ये जिस तरह का आप क्वेश्चन बता रहे थे सर, इसमें एनालिसिस भी देना होता है? सिर्फ एनालिसिस जो है ना इतना देना है जो मैं बता रहा हूँ कि रीजन दे दिया एक आधी लाइन का। जब आप ये बता रहे हैं जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी अभी कि अगर लिटरेसी रेट हाई है तो मुल्क की जीडीपी भी ज्यादा होगी, अगर ये रिलेशनशिप बन रहा है टेबल के मुताबिक, तो आप थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन तो करेंगे ना, थोड़ा सा एनालिसिस तो देंगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। क्या ख्याल है असीम? ठीक है सर। लोअर्स में भी देंगे, एक आधी लाइन लिखेंगे। इसी तरह जब एक्सेप्शन आप पकड़ेंगे, एक्सेप्शन लाजमी होगी, मैं बार बार बता रहा हूँ। जो एक्सेप्शन नहीं फाइंड आउट करेगा उस टेबल में से कि ये ऐसा मुल्क है जहां पर ये रिलेशनशिप नहीं एस्टेब्लिश हो रहा, तो उसका भी रीजन आपको कोई ना कोई बताना पड़ेगा। अगर नहीं भी रीजन देंगे तब भी शायद बात बन जाए, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन 5 नंबर का है 4 नंबर का है। अगर तो 4 नंबर का है फिर तो आपको एक्सेप्शन का रीजन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो 5 नंबर का है तो एक्सेप्शन की रीजन या लॉजिक भी देना पड़ेगा कि ऐसी एक्सेप्शन क्यों है। अच्छा खैर, हम आगे आते हैं सेक्शन बी की तरफ। आपको मैंने बताया था जैसे कि
सेक्शन बी में आपके पास हर पार्ट को करने के लिए 20 मार्क्स के क्वेश्चन को करने के लिए 30 मिनट्स होते हैं। ये मैं ऊपर बता चुका हूँ, मैं शेयर कर दूंगा आपसे सारे अपने लिंक सेक्शन जहां मैंने बताया कि टाइम को कैसे मैनेज करना। मैं स्ट्रेट अवे सेक्शन बी पे आता हूँ। ये जो आपको ऊपर इंफॉर्मेशन दी हुई है ये सारी की सारी, इसको आपने पढ़ना जरूर है लेकिन टाइम नहीं वेस्ट करना, क्योंकि ये आपकी होती है क्या, ये स्टिमुलस मटेरियल, पहले भी बताया था। ये आपको स्टिमुलेट करने के लिए कि आपको कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्या है। यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं किया हुआ और शायद आपको किसी भी आंसर में ये हेल्प नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया देगा, इसलिए इसको स्टिमुलस मटेरियल बोलते हैं। ये सोर्स मटेरियल नहीं है सेक्शन ए की तरह जिसमें से आपको आंसर ढूंढ के लिखना है, यहाँ पे जरूरत नहीं है। अच्छा, अब ये आपका पहला सवाल हमें नजर आ रहा है, डिफाइन फ्री गुड। याद रखना है जब ये वर्ड डिफाइन का आ जाए, और ये नॉर्मली 2 नंबर के क्वेश्चन में ही होता है, इसका मतलब है आपको एक प्रिसाइज डेफिनेशन देनी है और उसके लिए जरूरी ये है कि उसके 2 पार्ट्स होने चाहिए। अगर आपको 2 नंबर चाहिए तो डेफिनेशन ऐसे लिखें कि उसके 2 पार्ट्स अलग-अलग आइडेंटिफाई होते हो। सिंपल सा रूल बता रहा हूँ। तो अगर लिखा फ्री गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर नॉट स्केर्स, मैं ये कह देता हूँ, क्या बोल रहा हूँ, फ्री गुड या फ्री गुड इज अ गुड व्हिच इज नॉट स्केर्स, मुझे 1 नंबर मिलेगा। दूसरा मुझे लेना है और वो कैसे लूंगा मैं, व्हिच इज नॉट स्केर्स and that is why it does not have any price, because it does not use scarce resources. वो resources जो limited होते हैं ये उनको इस्तेमाल नहीं करता ये गुड, इस वजह से वो scarce नहीं होता और इसकी प्राइस भी नहीं होती, जैसे कि सनलाइट है या एयर है या आपका सी वाटर है वगैरह वगैरह। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसी तरह सवाल अगला जो आ रहा है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल द डिफरेंस बिटवीन द सेकेंडरी सेक्टर एंड द टर्शियरी सेक्टर। आपने याद रखना है कि यहाँ पे वर्ड जो कि एक्सप्लेन है, आप डेफिनेशन दे सकते हैं लेकिन आपका जोर होना चाहिए डिफरेंस पे कि सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है। डेफिनेशन दे दी सेकेंडरी की टर्शियरी की दोनों की, फाइन, लेकिन साथ एग्जाम्पल देना जरूरी है। तो जिस बच्चे ने एग्जाम्पल नहीं दी उसको 4 में से 4 नहीं मिलने वाले। डिफरेंस बताना है लेकिन एग्जाम्पल के साथ कि सेकेंडरी सेक्टर जो है वो क्या होता है, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है या रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फिनिश गुड्स में, ऐसे ही बताएंगे ना। और एग्जांपल दे दिया आपने कोई, जैसे कि फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग या जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वगैरह वगैरह। और टर्शियरी सेक्टर की इसी तरह हम बता देंगे कि इसमें प्रोविजन ऑफ सर्विसेज होती हैं जो कि कंज्यूमर्स को या दूसरे सेक्टर्स को प्रोवाइड की जाती हैं। याद रखना है, टर्शियरी सेक्टर में जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो या तो कंज्यूमर्स को प्रोवाइड की जाती है या वो दूसरे सेक्टर्स को प्रोवाइड की जाती है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर को, सेकेंडरी सेक्टर को, जैसे इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग है वगैरह वगैरह। आप एग्जांपल दे सकते हैं। अच्छा, ये सवाल तो आसान है। अच्छा, अगला सवाल जो नजर आ रहा है जिसमें एनालाइज लिखा हुआ है, इसमें इंटरप्रिटेशन ज्यादा करनी होती है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये स्पेसिफाई कर दिया कि पीपीसी को इस्तेमाल करें, तो हमारे लिए आसान हो गया। जब भी आपको पीपीसी का सवाल आता है, मैंने बताया था, तो आपको क्या करना है, पीपीसी डायग्राम बना देनी है। सिंपल, याद रखना है, पीपीसी की के क्वेश्चन में पीपीसी की डायग्राम आपको बनानी है। अब जैसे मैं यहाँ अगर बनाता हूं, मैं कहता हूं जी ये पीपीसी है, ठीक है, मैंने यहाँ पर ले लिया कार्ड्स, उसने मेंशन तो नहीं किया। कई बच्चे गलत ले लेते हैं, कोई प्राइस और डिमांड ले लेता है, सप्लाई ले लेता है, गलत। पीपीसी प्राइस डिमांड को शो नहीं करता, वो शो करता है प्रोडक्शन को। तो एक जगह मैंने कार्स ले लिए, एक जगह मैंने क्लोथ्स ले लिए, और मैंने जब भी किसी का सवाल है ये आप बना दे खुद से। उसने तो हमें नहीं बताया ना कि कौन सी 2 चीजें बना रहे हैं, नहीं ना बताया हुआ। अच्छा, जब आप ये करेंगे ना तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। 1 नंबर लेबल करने का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, और 1 नंबर पीपीसी बनाने का। अच्छा, उसके बाद आगे जो वो नजर आ रहा है कि सर उसने अगर कहा हम इसकी जगह कैपिटल गुड्स लिख दें और साथ में एक लिख कंज्यूमर दें गुड्स लिख दें, कंज्यूमर वो गुड्स। बिल्कुल वो भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, आगे जो वो कह रहा है कि द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ इट्स रिसोर्सेज ऑन इकोनॉमी, तो आपको बताया था मैंने कि क्वालिटी का मतलब होता है अबिलिटी ऑफ अ रिसोर्स टू प्रोड्यूस।
तो अगर पॉजिटिव किसी शिफ्ट आ गया। एब्सोल्युटली, यानी कि अगर किसी रिसोर्स की क्वालिटी बढ़ गई है, इसका मतलब है वो रिसोर्स चाहे लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, जो भी है, एंटरप्राइज हो, उसकी एबिलिटी प्रोड्यूस करने की बढ़ गई है। इसका मतलब है कि इससे क्लियर कट ये होगा कि पीपीसी यानी कि कंट्री की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, तो पीपीसी चला जाएगा राइट साइड। जब आप ये करेंगे तो आपको एक नंबर और मिल जाएगा। तीसरा नंबर, चौथा नंबर मिलेगा जब आप एरो बनाएंगे कि ये राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है पीपीसी। कितने नंबर आपको मिल गए? 4 नंबर मिल गए 6 में से। पीपीसी के क्वेश्चन में हमेशा ऐसे करना है। बाकी जो 2 नंबर आपको लेने हैं वो आपको लेने हैं एक्सप्लेनेशन के। उसकी वजह यह है कि उन्होंने एनालाइज लिखा। तो अब आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा जो हुआ है, जो हमने कहा कि जी पीपीसी जो है वो जो रिसोर्स की क्वालिटी बढ़ने से कंट्री की एबिलिटी प्रोड्यूस करने की बढ़ जाएगी। तो जब कंट्री की कैपेसिटी बढ़ेगी तो ये शो किया जाएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को राइटवर्ड शिफ्ट करने से, जो कि हमने किया है और एरोस की मदद से दिखाया है। इस तरह करके आप बताएंगे, आपको 2 और नंबर आसानी से मिल जाएंगे। फिर आगे देखें तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी कि जब सवाल डिस्कस से शुरू होता है तो इसका क्या मतलब होता है? कौन बताएगा? जब डिस्कस से सवाल शुरू होता है तो किस बात का ख्याल वो रखते हैं दोनों जी? साइड्स वेरी गुड, कि डिस्कस में आपको बोथ साइड्स लिखनी है। लेकिन एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि साइड्स तो दोनों लिखनी है, लेकिन इसमें आप रेशो रख सकते हैं 1:2 या आप रख सकते हैं 2:1। मतलब आप एक आर्गुमेंट फेवर में दे दें, उसको डेवलप कर दें, और 2 आर्गुमेंट अगेंस्ट दे दें, उसको डेवलप कर दें। या आप 2 आर्गुमेंट फेवर में दे दें और एक आर्गुमेंट अगेंस्ट दे दें। लेकिन असल चीज जो जरूरी है वो है कि आपकी डेवलपमेंट अच्छी होनी चाहिए। और दोबारा बता रहा हूं कि इकोनॉमिक्स के अंदर यूज ऑफ इकोनॉमिक टर्म्स, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, जीडीपी वगैरह वगैरह, इनका इस्तेमाल होना चाहिए। और डेवलप करते हुए यू हैव टू मेक कनेक्शंस कि अच्छा कॉस्ट कम होगी तो जैसे जीडीपी बढ़ेगा तो लोगों को ज्यादा चीजें अवेलेबल होंगी। जब लोगों को ज्यादा चीजें अवेलेबल होंगी तो लोग अपनी मर्जी की जो बेस्ट ऑप्शन है वो चूज कर पाएंगे। तो उससे लोगों का, उससे क्या होगा, उससे लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का बढ़ जाएगा। ये है मेकिंग कनेक्शंस। पहले भी बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों सवालों में, सी और डी पार्ट। इसमें कनेक्शन नहीं बना रहे, नंबर कटेंगे। अच्छा, उसमें लिखे सर डिस्कस जी। सर एक सवाल क्या? पूछना था पूछो। सर। एक क्या कहते हैं, जैसे हम 2 पॉइंट्स लिखते हैं डिटेल में, ठीक है, तो सर जो उनका एंड जो होता है सर वो सेम आ रहा है। जैसे मैं समझ गया हूँ, जीडीपी मैं समझ बढ़ता गया हूँ। है तो बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो, इकोनॉमिक समझ गया। ग्रोथ होती है, ठीक है। बात सुनो, ये अक्सर बच्चे बात ये करते हैं, मैंने हमेशा बताया है। आपको एक बात बता रहा हूँ कि फर्ज किया आप डीएचए में हो और डीएचए से आपने वापडा टाउन आना है, तो कितने रास्ते हैं? डीएचए से वापडा टाउन आने के या जोहर टाउन आने के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन सबकी जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो वही होगी, जोहर टाउन या वापडा टाउन। लेकिन उनका रूट्स डिफरेंट है। तो अगर आप डिफरेंट रूट से एंड एक पॉइंट पर कर रहे हैं तो एग्जामिनर विल कंसिडर ऑल पॉइंट्स डिफरेंटली, और एग्जामिनर कहेगा कि ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं एंड विल मार्क यू अकॉर्डिंगली। लेकिन डेवलपमेंट सेम नहीं होनी चाहिए, ये बात याद रखना है। अगर डेवलपमेंट भी सेम हुई तो मामला खराब हो। दूसरी बात, एक बात है ख्याल रखना है कि आपने मिरर इमेज नहीं लेकर आना। अक्सर बच्चे ये करते हैं। मतलब जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि डिस्कस वेदर और नॉट अ फॉल इन अ कंट्रीज बर्थ रेट विल बेनिफिट एन इकोनॉमी। आपने लिखा पहला पॉइंट कि जी अगर कंट्री की बर्थ रेट कम होगी तो इकोनॉमी का फायदा होगा, और आपने रीजन लिखा कि बर्थ रेट जब कम होता है तो बच्चे कम पैदा होंगे, उससे जो बच्चे चूंकि डिपेंडेंट्स होते हैं, डिपेंडेंट पॉपुलेशन जो है वो कम होगी, तो डिपेंडेंसी रेशो कम हो जाएगी। डिपेंडेंसी रेशो कम होने से क्या होगा कि आपकी वर्किंग पॉपुलेशन जो है ना वो बढ़ जाएगी, डिपेंडेंट पॉपुलेशन कम हो जाएगी। तो उससे ओवरऑल जो कंट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन की टुवर्ड जीडीपी वो बढ़ जाएगी, और लोगों में जो जीडीपी डिस्ट्रीब्यूट होगी वो उन लोगों में होगी ज्यादातर जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जीडीपी प्रोड्यूस करने में। तो लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ कोर्स बढ़ेगा, और वैसे भी बर्थ रेट कम होने से, तो ये हम जब बच्चे, अब आपने बता दिया
बच्चों के हवाले से भी। फिर बच्चे अगर होंगे तो गवर्नमेंट को स्पेंड भी करना पड़ता है, आपको पता है, मेडिकल फैसिलिटी ज्यादा देनी पड़ती है गवर्नमेंट को, फ्री इंजेक्शन, फ्री दवाइयां वगैरह, फ्री इलाज वगैरह, वो नहीं करना पड़ेगा। आपको पता है कि बच्चे फिर ज्यादा बीमार भी होते हैं, ये तो आपको पता ही है, तो गवर्नमेंट का वो खर्चा बचेगा। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया फेवर में, हमने बता दिया, और गवर्नमेंट वो पैसा फिर लगा सकती है किसी और पर्पज के लिए। अब किसी बच्चे ने आर्गुमेंट अगेंस्ट किया कि भाई अगर बर्थ रेट आपने कहा कि ये फायदा नहीं भी देगा। हेलो सर, जी जी, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज तो आ रही है, रिकॉर्डिंग में सुन लेना, भेज दूंगा। अच्छा, तो अगर आपने एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट बता दिया कि मैंने भी बताया कि कंट्री बर्थ रेट अगर फॉल करती है तो इकोनॉमी को बेनिफिट होता है, तो अब अगर आपने अब ये बताना है कि बर्थ रेट फॉल करने से इकोनॉमी का बेनिफिट नहीं होता, लेकिन रीजन कोई और लेना है। अगर आपने यही रीजन ले लिया तो मामला खराब हो जाएगा। जैसे मैं बताता हूँ कि भाई अगर बर्थ रेट जो है वो कम होती है तो इकोनॉमी का बेनिफिट जो है वो होगा, आपने ये कह दिया, तो अब आपका ये जो डेवलपमेंट का रीजन है वो सेम नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट नहीं हो सकता, कोई और रीजन नहीं। जैसे कि बर्थ रेट अगर फॉल कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन है वो एजिंग होना शुरू हो जाएगी, बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब है जवान जो बूढ़े हो रहे हैं वो तो हो रहे हैं और जवान आ नहीं रहे, क्योंकि बच्चे ही जवान हो रहे हैं ना। इसका मतलब है बर्थ रेट कम होने से एजिंग पॉपुलेशन का खतरा है, जिससे बूढ़े लोग जब ज्यादा हो जाएंगे तो वो लेस प्रोडक्टिव होते हैं और गवर्नमेंट को ज्यादा उनका ख्याल रखना पड़ेगा, उनकी मेडिकल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं होती, तो फिर हॉस्पिटल पे भी प्रेशर पड़ेगा, गवर्नमेंट को वहां खर्चा करना पड़ जाएगा। समझ आ रही है? ये पॉइंट वैलिड है, क्योंकि मैंने यहाँ पर और बात की है, मैंने यहाँ पर बच्चों की बात नहीं की। आप बच्चों की बात करके पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं बताएंगे ना, आप कोई और पॉइंट पकड़ेंगे, तो इसको बोलते हैं मिरर इमेज, वो नहीं करना, याद रखना है। तो ये हमने सर दूसरा हम ये पॉइंट। एक और पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब इन इन फेवर कि अगर हमारा जो बर्थ रेट अगर वो कम है तो फिर इसका मतलब जो इंपोर्ट्स और एग्रीगेट डिमांड है वो लो हो जाएगी, जिससे फिर वो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होना शुरू रहते हैं, फिर वो इकॉनमी के लिए बेनिफिशियल होता है। राहिम बहुत अच्छी बात की आपने, जब पॉपुलेशन आपकी कंट्रोल्ड होगी तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाएगी, और जब इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी तो लोगों को आसानी से एक अफोर्डेबल रेट पे चीजें अवेलेबल होंगी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। या आप ये कह सकते हैं कि मुल्क की जो आइटम्स हैं या मुल्क जो एक्सपोर्ट करता है, ज्यूम कर लो, वो ज्यादा कंपैरेटिव हो जाएगा टू द आउटसाइड वर्ल्ड, क्योंकि उनके यहाँ इन्फ्लेशन कम है बिकॉज ऑफ लोअर पॉपुलेशन प्रेशर, और उनकी चीजें एक्सपोर्ट हो सकती हैं, एक्सपोर्ट होगी तो फॉरेन रिजर्व, बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव होगा। बिल्कुल आप इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, वेरी गुड। अच्छा सर आगे चलते हैं, जी बोले। सर ये कहना था कि सर जो जब बर्थ रेट फॉल होता है तो नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो जाता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर ये ठीक है सर, एक ये हमने फेवर में लिख दिया, सर अगेंस्ट लिखते हुए जब क्या कहते हैं एल्डर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो फिर तब भी क्या कहते हैं नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। तो सर ये मिरर इमेज तो ना होगी। मेरा इमेज नहीं है, क्योंकि एक जगह आप बच्चों की बात कर रहे हैं, एक जगह आप एल्डर पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक एल्डरली है सर। पॉपुलेशन। अच्छा ये आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास अब दूसरा देखिए, ये मैं ऊपर नहीं पढ़ रहा आपका जो स्टिमुलस मटेरियल है, तो सीधा आगे चलते हैं जी कि आइडेंटिफाई आगे आ गया। आइडेंटिफाई का जब वर्ड आ जाता है ना, अब यहाँ 2 नंबर में डिफाइन नहीं लिखा, कोई बात नहीं। आइडेंटिफाई का मतलब आपने 2 वर्ड या 2 लाइंस लिखनी है बस, इसमें आपके पास सिर्फ 2 नंबर नॉलेज के हैं, कोई नंबर नहीं है डेवलपमेंट का। तो 2 डिटरमिनेंट्स आपने बता दिए, इट्स फाइन। जैसे कि आपने बताया टाइम, आपने बताया अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, आप एक तो एक सर लाइन की। हैबिट और इनकम ऑफ प्रोपोर्शन स्पेंट ऑन। नहीं 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 नहीं, वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के डिटरमिनेंट्स, ओ सॉरी, ये कंफ्यूज तो नहीं करना। हम्म, ये मेरे नोट्स में ये जो चैप्टर है इलास्टिसिटी का, जो आखिरी पेज है उस पे ये लिखा हुआ है। अच्छा जी सर, उसमें टाइम है, कंज्यूमर या इनपेरिशेबल गुड्स है ना। जी, अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी ऑफ ऑफ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज, हाँ स्टॉक। बिल्कुल वही है वही है। बाल मैं इसकी बहस में नहीं जा रहा, ये आपने खुद नॉलेज देखनी है। तो आपने एक एक लाइन लिख दी इसमें कि अगर सप्लायर के पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं तो प्राइस बढ़ने से बहुत ज्यादा एकदम से सप्लाई बढ़ा सकता है, सप्लाई इलास्टिक होगी, और अगर रिसोर्सेज नहीं है तो प्राइस बढ़ने के बावजूद भी वो सप्लाई नहीं बढ़ा सकता। पर इतना लंबा लिखने की जरूरत है नहीं, आइडेंटिफाई का वर्ड है। अच्छा फिर आ गया हमारे पास एक्सप्लेन। अब यहाँ पर टू मेंशन कर दिया, यही फर्क है, इधर भी टू है
उधर भी 2 है, लेकिन यहाँ पर अब 2 नंबर नॉलेज के हैं और 2 नंबर आपके एनालिसिस के आ गए। जिस बच्चे ने डेवलप नहीं किया मामला खराब हो गया, लेकिन डेवलप बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 1-2 कनेक्शन तो बने हो ना। 2 एडवांटेजेस टू एन इकोनॉमी ऑफ एंडिंग चाइल्ड लेबर। तो चाइल्ड लेबर जब एंड करेंगे तो उससे क्या होगा, बेटर रेपुटेशन ऑफ द इकोनॉमी होगी। आपने लिख दिया, आपको 1 नंबर नॉलेज का मिलेगा। बेटर रेपुटेशन से क्या होगा कि मल्टीनेशनल मे लाइक टू सेट अप देयर बिजनेसेस इन दैट कंट्री। तो वहां पर सर ये भी हो एम्प्लॉयमेंट, सकता है कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होंगी वो भी अब हमारी कंट्री को लिस्ट कर लेगी इन दी कंट्रीज दे वांट टू ट्रेड विद। बिल्कुल। और इससे ये आपको ओवरऑल इंटरनेशनल ट्रेड भी बढ़ेगी, मल्टीनेशनल भी आएंगी, इंटरनेशनल ट्रेड भी बढ़ेगी, जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा क्रिएट होंगी। और आगे आप खुद ही लिंक कर सकते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ आसानी से, मुझे डेवलप करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसी तरह दूसरा पॉइंट अगर लेने, अगर चाइल्ड लेबर को एंड कर देते हैं तो उसका फायदा ये होगा कि अब आपको रॉ लेबर नहीं मिलेगी। चाइल्ड लेबर एंड की है तो इसका मतलब है कि अब चिल्ड्रन वुड गेट एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन फ्री गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। पहले वो बच्चे काम करते थे, अब नाउ दे विल स्टार्ट गोइंग टू स्कूल। और अब आपको फ्यूचर में वर्कर्स लिटरेसी रेट हाई हो जाएगा, तो आपको स्किल्ड वर्कफोर्स, प्रोडक्टिव वर्कफोर्स मिलेगी, जो जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी, जिससे जीडीपी पर हेड भी बढ़ेगा और आप एक्सपोर्ट्स भी कर सकते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी इंप्रूव हो सकता है। ये मैंने क्या किया, कनेक्शन बना रहा हूँ कि चाइल्ड लेबर एंड होने से लिटरेसी रेट बढ़ेगा, लिटरेसी रेट बढ़ने से प्रोडक्टिव वर्कफोर्स बढ़ेगी, प्रोडक्टिव वर्कफोर्स बढ़ने, ये कनेक्शन बहुत ज्यादा बता दिया मैंने, 4 नंबर में इतने जरूरी नहीं है, लेकिन आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इसी तरह आगे अगर हम देखें तो एनालाइज का वर्ड आ रहा है। एनालाइज और एक्सप्लेन में फर्क ये है, इसमें अक्सर आप पूछते भी है ना सर कितने पॉइंट, तो हमेशा कहता हूँ 2 पॉइंट आपने इसमें लिखने हैं, और इसमें इस तरह से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है, 2 नॉलेज के हैं और 4 एनालिसिस के हैं। इसका मतलब है इसमें डेवलपमेंट ज्यादा अच्छी करनी है, पार्ट बी से भी ज्यादा अच्छी। और वो कैसे करेंगे, कनेक्शन ज्यादा बनाओ, स्ट्रेच योर डेवलपमेंट, एक्सटेंड योर डेवलपमेंट। अब लिखा हाउ एवरेज कॉस्ट कैन चेंज एज आउटपुट इंक्रीज। अच्छा, अब इस तरह के सवाल में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर एक साइड लिखनी है, 2 साइड लिखनी है। और भाई 2 साइड तो डिस्कस वाले में लिखते हैं, लेकिन अगर एनालाइज में आ जाए, जिस तरह यहाँ लिखा है कैन चेंज, अब चेंज का क्या मतलब है, एवरेज कॉस्ट कैन चेंज, तो एवरेज कॉस्ट बढ़े तब भी चेंज होती है, एवरेज कॉस्ट कम हो तब भी चेंज होती है। तो इस तरह के सवाल में आपकी मर्जी है, आप एवरेज कॉस्ट बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ठीक है, सवाल ऐसा है। अदरवाइज एनालाइज में स्ट्रेट जो लिखा होता है उसी डायरेक्शन में जाते हैं, 2 साइड बताने की जरूरत नहीं होती, यहाँ भी नहीं बतानी, लेकिन यहाँ पर आपकी मर्जी है ना कि आप चेंज बताना चाह रहे हैं तो जैसे मर्जी बता दें। मेरे हिसाब से यहाँ पर दोनों चेंज, आप एवरेज कॉस्ट बढ़ाने का भी बताएं, कम होने का भी बताएं, आसान है, क्योंकि उसने लिखा है आउटपुट इंक्रीज होनी। तो एक आप इसमें बता देंगे इकोनॉमी ऑफ स्केल का, और एक आप बता देंगे डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल का, क्योंकि इकोनॉमी ऑफ स्केल में आउटपुट बढ़ने से, इनफैक्ट स्केल ऑफ आउटपुट बढ़ने से एवरेज कॉस्ट कम होती है। इसको एक्सप्लेन कर दें, कोई परचेजिंग इकोनॉमी, टेक्निकल इकोनॉमी को एक्सप्लेन कर दो। और इसी तरह आउटपुट, अगर आपका स्केल ऑफ आउटपुट बढ़ रहा है तो एवरेज कॉस्ट बढ़ भी सकती है, क्यों, डिस इकोनॉमी स्केल से। कोई डिस इकोनॉमी स्केल बता दो, पुअर कम्युनिकेशन, लोअर मोरल या डीमोटिवेशन ऑफ वर्कर्स। तो इस तरह से आपने 2 पॉइंट अच्छे से डेवलप करने। जैसे आपने कहा कि अगर आउटपुट बढ़े तो एवरेज कॉस्ट कैन फॉल, एंड द रीजन कुड बी दैट इकोनॉमी ऑफ स्केल माइट बी इन ऑपरेशन। अब बताएंगे सच एज परचेजिंग इकोनॉमीज। और आगे बताओगे when output increases, business is able to buy in bulk, and hence they are able to get discount from the supplier, and that reduces the average cost of the output produced by the business. इस तरह से आप मुकम्मल डेवलपमेंट करेंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन। अच्छा, इसी तरह फिर डिस्कस में सवाल आ जाता है, अगर डी बता दिया दोनों साइड्स, जिस तरह पहले बात हुई है, whether or not an economy would benefit from allocating more of its resources to agriculture। तो एग्रीकल्चर पे अगर लगाएंगे तो बेनिफिट क्या होता है वो बता दें, और फिर बताएं कि एग्रीकल्चर पे ही सारे आपको नहीं लगाने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये दोनों साइड बताकर नंबर लेने हैं, और बताया भी है कि आप 1:2 कर दें या 2:1, आपकी मर्जी है। मेरे हिसाब से 3 पॉइंट जरूर देने हैं आपको, अच्छे डेवलप करोगे 8 नंबर आपको मिल जाएंगे।
अच्छा, और पॉजिटिव से स्टार्ट आप कर सकते हैं। तो ये सवाल जिस तरह था ना, डिस्कस वेदर और नॉट एन इकोनॉमी वुड बेनिफिट फ्रॉम एलोकेटिंग मोर ऑफ इट्स रिसोर्सेज टू, आपने बता दिया कि एग्रीकल्चर पे खर्च करने से एक में कि ज्यादा रिसोर्सेज एग्रीकल्चर पे लगाने से फूड आपको सरप्लस अवेलेबल होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर से फूड आइटम्स आती हैं। फूड एक नेसेसिटी है और लोगों को इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते, तो उसकी प्राइसेस कम होंगी तो लोगों की स्पेंडिंग जो है ना वो भी कम हो जाएगी और वो फिर दूसरी चीजों पर भी खर्च कर सकेंगे। आप लिख सकते हैं ना कि नेसेसिटी है। अच्छा, तो ये और इसी का फिर आप ऑपोजिट जो बताना चाहें, लेकिन अगेन बार बार बता रहा हूं, मिरर इमेज नहीं करना, मिरर इमेज नहीं बताना। मैं मिरर इमेज दोबारा बता देता हूँ। सर अगर आपने ये जैसे मैं इसका अगर मैं आके इसको लिखूं कि सर अगर खाना सरप्लस में है तो मैं इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सर ये मिरर इमेज हो क्या नहीं सरप्लस का? नहीं है। अच्छा, मिरर इमेज क्या है सुनो, मिरर इमेज ये है, आपने कहा इंटरेस्ट बढ़ने से, इंटरेस्ट बढ़ने से, सुनो जरा, इंटरेस्ट बढ़ने से लोग लोन कम लेते हैं, सेव ज्यादा करते हैं, तो कंज्यूम नहीं करते, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है, तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ जाएगी। और इसका ऑपोजिट लिखा कि इसी तरह इंटरेस्ट रेट कम होने से लोग ज्यादा कंज्यूम करेंगे, लोन ज्यादा लेंगे, सेव नहीं करेंगे, कंजम्पशन बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। ये मिरर इमेज है, समझ आ रही है? आपने क्या किया, सेम टू सेम डेवलपमेंट, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर दी है, ये गलत है। तो ये नहीं करना, ये आपके जेहन में रहना चाहिए। आपने यहाँ क्वेश्चन में तो बताना सर है। आप एक दफा रिपीट कर देंगे, मैं मेरा नेट जरा खराब आ रहा था। आप कोई बात नहीं, अब मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैं शेयर करूंगा रिकॉर्डिंग, और वहां अगर समझ ना आई तो मुझे बता देना, ठीक है? मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको समझा दूंगा, मैं अभी आगे जाना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो ये हमें सवाल की समझ आ गई कि अगर रिसोर्सेज एलोकेट करेंगे एग्रीकल्चर पे तो बेनिफिट क्या हो सकता है, बता दिया आपने कि फूड जो है ना वो आपको आसानी से मिलेगा। अच्छा, अब अगर आपने इसका मिरर इमेज क्या होगा भला, कि अगर आपने रिसोर्सेज फूड एग्रीकल्चर पे ना लगाए, नहीं लिखा ना कि वुड बेनिफिट फ्रॉम एलोकेटिंग मोर ऑफ इट्स रिसोर्सेज टू एग्रीकल्चर, तो आपको फूड मिल जाएगा, खाना सरप्लस मिलेगा और लोग आसानी से जिंदगी गुजार पाएंगे। और अगर नुकसान क्या है जी इसका, अगर मैं ये बताता हूँ कि जी फूड पे अगर ज्यादा खर्च करेंगे तो फूड पे सरप्लस खर्च होगा, लेकिन बाकी चीजों पे खर्च रिसोर्सेज नहीं लग सकेंगे, तो वो चीजें लोगों को अवेलेबल नहीं होंगी। ये मेरे इमेज नहीं है, याद रखना है आपने, क्योंकि हमारी डेवलपमेंट डिफरेंट है। सेम डेवलपमेंट विद इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इसको बोलते हैं मिरर इमेज, वो नहीं करना। मैंने इंटरेस्ट रेट की एग्जांपल दे दी हुई है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई वही टू ऑफ दीज रिसोर्स एलोकेशन डिसीजन, तो वो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस पता आपको, तो आइडेंटिफाई लिखा है, 2 लाइन ही लिखनी है, प्रॉब्लम नहीं है। एक्सप्लेन 2 रीजन व्हाई हाउसहोल्ड में सेव लेस इवन दो देयर इनकम हैज इंक्रीज। अब ये एक्सप्लेन 2 रीजन, 2 आपने रीजन दे देने हैं, डेवलप कर देना है। एनालाइज हाउ अ ट्रेड यूनियन में बेनिफिट्स इट्स मेंबर्स, इसमें भी 2 पॉइंट, लेकिन डेवलपमेंट अच्छी करनी कि ट्रेड यूनियन अपने मेंबर्स को किस तरह से बेनिफिट देता है। अच्छा, लेकिन अगर आपने ये लिखा कि अच्छा, पर ये आप कर लेंगे आई होप। फिर डिस्कस वेदर और नॉट अ फॉल इन इट्स फॉरेन एक्सचेंज रेट विल इंप्रूव अ कंट्रीज मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। ये अगर हम इसकी बात भी कर लें, पहला ए पॉइंट में कि रिसोर्स एलोकेशन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस, आप लिखेंगे कोई से 2 लिखेंगे क्वेश्चन डिसीजन नंबर 2। अच्छा, व्हाई हाउसहोल्ड में सेव लेस इवन दो देयर इनकम हैज इंक्रीज्ड, इनकम बढ़ गई लेकिन हाउस होल्ड ने सेव ज्यादा कर रहे हैं, क्या वजह हो सकती है? जैसे कि एक वजह आप लिख सकते बूढ़े हैं, लोग हैं। सर एज हो सकती है या एजिंग, फिर हाँ एजिंग इंटरेस्ट पॉपुलेशन, रेट ज्यादा हो जिसमें सकता है। हाँ वेरी गुड कि इनकम बढ़ गई है, लेकिन अब बूढ़े लोग हैं और वो सेव करते हैं कि आगे कहीं उनको कहीं मेडिकल पे ज्यादा खर्चा ना करना पड़ जाए, जिसकी वजह से वो कॉन्शियस है बिल्कुल। या ये हो सकता है कि आपकी इनकम बढ़ गई है, वो सेव कम, इनकम बढ़ गई है फिर भी सेविंग कम हो रही है, क्योंकि इनकम बढ़ने के साथ साथ इन्फ्लेशन भी हो गई है, कीमतें भी बढ़ गई हैं, तो इनकम बढ़ने के बावजूद भी आपकी सेविंग नहीं हो रही, क्योंकि आपके पैसे पहले से ज्यादा लग रहे हैं, ये भी बताया जा सकता है। बहरहाल ये आसान है। फिर हाउ ट्रेड यूनियन में बेनिफिट इट्स मेंबर्स, आपने बता दिया है कि ट्रेड यूनियन अपने वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, जैसे कि अगर वर्कर्स को वेजेस टाइम पे नहीं मिल रही, उनकी वर्किंग कंडीशन पुअर है, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, कोई अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, तो ट्रेड यूनियन उनके राइट्स के लिए फाइट करती है, और जो कि एक वर्कर नहीं कर सकता। तो ये आप बता सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ मेंबर्स। दूसरा कि अगर ट्रेड वर्कर्स अनएम्प्लॉयड हो जाए तो ट्रेड यूनियन उनको किसी हद तक
फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है ताकि उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो उनको पूरा कर सकें और उनको प्रॉब्लम ना हो। और उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट के हवाले से अगर ये बताना चाहते हैं ये भी बता सकते हैं। और अगर ये कि ट्रेड यूनियन जो है ना वो स्ट्रेंथ इन नंबर देती है, मतलब कोई भी इशू को रेज करने के लिए वर्कर्स को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है और वर्कर्स हेजिटेट नहीं करते कि हमें नौकरी से निकाल देंगे। तो ये आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। दो आपने याद रखना है कि एनालाइज में कभी भी उन्होंने लिखा नहीं होता कितने पॉइंट्स लिखने हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं कि आपने दो ही लिखने हैं, क्योंकि बता दिया आपको 2 नॉलेज के और 4 एनालिसिस के। फिर डिस्कस वेदर और नॉट अ फॉल इन इट्स फॉरेन एक्सचेंज रेट विल इंप्रूव अ कंट्रीज मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। ठीक है, तो आप बता सकते हैं ना एक्सचेंज रेट अगर ये फॉल इन इट्स फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है? एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट हो रहा है ना, तो ऑफ कोर्स आपका क्या होगा उससे, आपकी इंपोर्ट्स सस्ती हो जाएंगी सर। आपकी एक्सपोर्ट सस्ती हो जाएंगी, दूसरे मुल्क के लोग ज्यादा लेंगे तो आप ज्यादा आपकी जीडीपी बढ़ेगी क्योंकि आप ज्यादा बनाना चाहेंगे बाहर के मुल्क के लोगों के लिए, उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होगी। सर हमारी एक्सपोर्ट्स सस्ती हो जाएंगी। हाँ, और दूसरी तरफ आप बता सकते हैं। हाँ बोलो सर। आपने भी कहा था कि जब हमारा एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट करता रहता है तो सर इसका मतलब है कि हम जब बेचते हैं उनको बाहर लोगों को, तो फिर सर उनके लिए वो महंगा नहीं होता? नहीं, ये फॉल हो रहा है ना, हमारा एक्सचेंज रेट फॉल कर रहा है। ओह अच्छा, मैं समझा इंक्रीज था कि जैसे इंक्रीज इन एक्सचेंज। तो इसी तरह आप एक्सपोर्ट का बता सकते हो, इंपोर्ट का बता सकते हो कि इंपोर्ट हो जाएंगी महंगी, हमें बाहर से चीज लेना महंगा पड़ेगा। जैसे आजकल पाकिस्तान को मसला पड़ा हुआ है, तो वो महंगी हो जाएंगी चीजें, तो लोग नहीं लेंगे तो कंट्री का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो इम्प्रूव हो जाएगा क्योंकि इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी। ये आप लिख सकते हैं। फिर आप ये भी बता सकते हैं कि अगर कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉल कर गया है तो कंट्री के पास फॉरेन रिजर्व ज्यादा आएंगे। क्यों? या सॉरी नहीं, ये रिजर्व तो बात होगी। फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर कम है तो दूसरे कंट्रीज के लिए आपके मुल्क में इन्वेस्ट करना सस्ता हो गया। अब देखो ये डिफरेंट पॉइंट है, ये मिरर इमेज नहीं है, क्योंकि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पहले बात कर रहे थे, अब हमने इन्वेस्टमेंट की बात की है कि मल्टीनेशनल वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन दैट कंट्री बिकॉज नाउ इट इज चीपर टू इन्वेस्ट देयर। तो वहां आके अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं क्योंकि एक्सचेंज रेट वहां पर कंट्री का काम है, तो उनके लिए आसानी है, ये लिखा जा सकता है। अच्छा लेकिन हाँ वहाँ ठीक पर हो गया जैसे ना, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी आई ना, वेजेस हाँ चीपर है। आपको समझ आ गई नहीं, इसको फिर आगे आप एम्प्लॉयमेंट और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ जोड़ सकते हैं, आसान है। तो 3 पॉइंट हो गए ना। इसी तरह ये आ गया आप इसमें फिर आइडेंटिफाई 2 ways द गवर्नमेंट को रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी। कि इनकम इनइक्वालिटी का मतलब है कि अमीर और गरीब में गैप, हाँ गैप बहुत ज्यादा है। तो एक आपने कहा प्रोग्रेसिव टैक्स, बिल्कुल आपने सही बताया, और एक तो प्रोग्रेसिव टैक्स हो गया, और क्या है? सर कोई का इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन पब्लिक गुड्स, जैसे हाँ वो ये हो पोर सकता पीपल पे ज्यादा है, बिल्कुल हो सकता है कि सब्सिडी ऑन दोज आइटम्स व्हिच आर कंज्यूम्ड बाय, जैसे कि सब्सिडी ऑन नेसेसिटीज, क्योंकि नेसेसिटीज पे इनकम का ज्यादा हिस्सा किनका लगता है? गरीबों का। अमीरों का तो थोड़ा सा हिस्सा लगता है, बाकी तो वो लग्जरीज में लगाते हैं। या इनकम इनक्वालिटी को ऐसे भी दूर कर सकते हैं कि टैक्स ऑन लग्जरी आइटम्स, 2 तरीके, या सब्सिडी उसको उस पे दे दे जिसमें गरीबों का इनकम का ज्यादा हिस्सा लगता है, गरीब को रिलीफ मिल जाएगा, या फिर टैक्स लगा दें उन चीजों पर जो कि अमीर इस्तेमाल करते हैं जैसे कि लग्जरी आइटम, तो उससे पैसा जनरेट हो जाएगा और उसको बाद में गरीबों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, पर इसमें डेवलपमेंट कोई नहीं करनी। फिर एक्सप्लेन आ गया टू एडवांटेजेस ऑफ मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, बहुत ही आसान है। मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? फ्री मार्केट इकोनॉमी, लेजे फेयर इकोनॉमी, ये उसका नाम है। तो ये बहुत आसान है, इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है। और एनालाइज व्हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी में डिक्रीज, यानी कि लोगों की उम्र कम क्यों होती जा रही है, वो जल्दी क्यों मर रहे हैं। तो ये आप आसानी से, मेरा ख्याल है इसको भी जनरल सवाल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अच्छा डेवलप करना है कनेक्शन के साथ, बार बार बता रहा हूं, पॉइंट ज्यादा नहीं बनाने, कनेक्शन पे जोर देना है। पॉइंट 2 काफी है, कई बच्चे ज्यादा पॉइंट के चक्कर में एक्सप्लेन ही नहीं करते, डेवलप ही नहीं करते, तो नंबर नहीं मिलने उनको, क्योंकि नंबर 6 में से 4 हैं एनालिसिस के। फिर डिस्कस वेदर और नॉट सप्लाई साइड पॉलिसी मेजर्स कैन रिड्यूस इन्फ्लेशन।
ठीक है, तो आपने इसमें सप्लाई साइड पॉलिसी मेजर से इन्फ्लेशन कैसे कम होती है, जैसे आपने कहा कि सप्लाई साइड में अगर आप सब्सिडी देते हैं प्रोड्यूसर्स को, प्रोड्यूसर्स इनकरेज होते हैं, सप्लाई बढ़ती है, तो उससे जब सरप्लस हो जाएगा तो कीमतें ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएंगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी या गिरना शुरू हो जाएगी इन्फ्लेशन। और तो ये हमने बता दिया। लेकिन सप्लाई साइड से इन्फ्लेशन कम नहीं भी होती, क्योंकि सप्लाई साइड पॉलिसी बाज़ का ज्यादा टाइम लेती है अपना इफेक्ट दिखाने में। ठीक है, जैसे कि आपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया और ट्रेनिंग कर रहे हैं वर्कर्स की, तो उस वक्त तक तो इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होनी। वो तो जब ट्रेनिंग मिल जाएगी वर्कर्स को, वो स्किल्ड हो जाएंगे, उसके बाद वो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, तो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेंगे, तब जाके होगा। इसका मतलब है सप्लाई साइड पॉलिसी में एक चीज आ सकती है और वो है टाइम लैग, कि सप्लाई साइड पॉलिसी इस्तेमाल की लेकिन फौरी तौर पर इन्फ्लेशन को कुछ भी नहीं हुआ और उल्टा कम होने के बजाय शायद वो बढ़ गई हो। टाइम लैग है, और लेकिन वो कुछ अरसा बाद जाके हो सकता है कि वो इन्फ्लेशन पे इफेक्ट डाले। फिर ये भी कि सप्लाई साइड पॉलिसी आप जब इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि आपने सप्लाई साइड पॉलिसी इस्तेमाल की, सब्सिडी दे दी, ठीक है, आपने सब्सिडी किस पे दी है, आपने सब्सिडी ब्रेड पे दे दी, बनाने वालों पे, लेकिन उन्होंने प्राइस कम नहीं की, प्राइस को उन्होंने बढ़ाया है उल्टा, सब्सिडी को आगे पास ऑन ही नहीं किया कंज्यूमर्स पे। भाई गवर्नमेंट ने तो सब्सिडी दी है, लेकिन आगे उस सब्सिडी का सही इस्तेमाल नहीं किया गया, प्राइस कम करने के बजाय ज्यादा कर दी या प्राइस को चेंज नहीं किया गया, तो फिर इन्फ्लेशन कैसे कम होगी? इन्फ्लेशन है तो बढ़ना ही है। तो ये इस तरह से आप इसको आई होप कि एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेरा ख्याल है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरह से सवाल अटेम्प्ट करने हैं, और अब कोई प्रॉब्लम हो